हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है एग्जाम्स की वो कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारी जो टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो हमारा रहेगा लागत की धारणाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम क्या है, कॉस्ट को जानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है चैप्टर में कि प्रोडक्शन होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। उत्पादन के साधन है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, प्लस में हमें किस चीज की जरूरत होती है? रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब कच्चा माल। ठीक है, ये हमें कुछ क्या होते हैं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीदने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। मतलब इनके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है। क्या खर्च करना पड़ता है? पैसा खर्च करना पड़ता है। और जो इन्हें खरीदने में जो हम खर्च करते हैं, उसी को हम इनकी क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। और यही हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको खरीदने के लिए हमें क्या है? पैसा खर्च करना पड़ता है। वही उन साधनों की क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है। तो कॉस्ट में जो सबसे पहले आपकी कॉस्ट रहेगी, वो हम पढ़ेंगे रियल इनकम, वास्तविक लागत। देखिए, सबसे पहले जो लागतें हैं, वो सबसे पहली जो हमारी लागत है वो होती है वास्तविक। वास्तविक लागत, जिसको हम क्या बोलते हैं? रियल कॉस्ट। देखिए, जो रियल कॉस्ट है वो क्या होती है? वास्तविक लागत। वास्तविक लागत वह लागत होती है जो उद्यमी, जो एंटरप्रेन्योर है, वो अपने दुख कष्ट के रूप में अदा करते हैं। दुख और कष्ट के रूप में आप समझ रहे हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करता है? जब अपनी फर्म लगाता है तो उसके अंदर उसको क्या है? दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। प्लस में उसको क्या है? काफी समय देना पड़ता है किसी भी उद्योग को। मान के चलिए उसने एक फर्म खोली है, उसकी फर्म 5 साल के बाद वो क्या करती है? प्रॉफिट जनरेट करती है। ठीक है, मतलब 5 साल के बाद उसको सक्सेस मिली। तो 5 साल तक जो उसने कष्ट लिया, जितना उसको समय लगा है, जितना उसने मतलब जितने भी प्रयास किए अपनी फर्म को प्रॉफिटेबल करने के लिए, तो वो सभी उसकी क्या कहलाएगी? रियल कॉस्ट कहलाएगी। जैसे हम एग्जांपल से एक और देख सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, वो क्या करता है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और हो सकता है उसको 7 से 8 साल के बाद क्या मिलता है? उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ठीक है, 7-8 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब। जो इन 7-8 सालों के जो मध्य में उसने क्या क्या किया है, जो उसने प्रयास किए, जो उसने तैयारी की, ठीक है, जो भी उसने इसके अंदर जो प्रयास किए हैं, जो तैयारी की है, जो उसने खर्चा किया है, वो उसकी एक्चुअल में क्या कहलाएगी? उसकी रियल कॉस्ट कहलाएगी। जो उसने प्रेशर फील किया है इन 7-8 सालों के अंदर, वही उसकी क्या कहलाएगी? रियल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, हम इसको पैसे में नहीं माप सकते, जस्ट हम इसको क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है कि रियल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये रियल कॉस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, रियल कॉस्ट के बाद क्या आती है? सेकंड नंबर जो आएगी, वो आएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवसर लागत।
देखिए हमारी अवसर लागत क्या रहेगी, दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत। दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत हमारी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसको मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान के चलिए क्या है, एक फार्मर है, ठीक है, एक किसान है, वो दो फसलें बो सकता है, एक तो है चने की फसल, ठीक है, और एक है उसकी, हम गेहूं ले लेते हैं, चलो नो कॉमन है, एक है वो गेहूं की फसल, ठीक है। चने की फसल बो सकता है, उसके पास जमीन है, वो क्या जमीन है उसके पास, 1 हेक्टेयर की जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है। अगर वो चने की फसल का उत्पादन करता है तो उसको 50,000 रुपए का क्या है, प्रॉफिट मिलेगा। और अगर वो गेहूं की फसल का उत्पादन करता है तो उसे कितने पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है 70,000 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो किसको चूज करेगा, ऑब्वियसली जो ज्यादा होगा वो उस चीज की फसल का उत्पादन करेगा। तो फार्मर किसका उत्पादन करेगा, वो गेहूं का उत्पादन करेगा, क्योंकि उससे 70,000 रुपए यहाँ से प्रॉफिटेबल है। तो उसकी जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या था, अगर ये नहीं होता तो ये किसका चयन करता, चने का चयन करता, ठीक है। तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ इसका विकल्प क्या हो गया, चना। तो इसलिए गेहूं की जो अवसर लागत होगी वो क्या कहलाएगी, 50,000 रुपए कहलाएगी, जो चने की लागत होती, चने का जो प्रॉफिटेबल होता, ठीक है। यहाँ हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और उसको 3 जगह पे क्या है, नौकरियां मिल रही हैं, कहीं भी लगा लेते हैं। एक दुकान है, उसको वहां मिल रही है 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। फिर उसको क्या है, एक स्कूल में मिल रही है प्राइवेट जॉब, जहाँ पे उसको मिल रहा है 8,000 रुपए पर मंथ। ये क्या मिल रही है, एक दुकान में सेल्समैन की, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या मिल रही है, चपड़ासी की जॉब मिल रही है, कहाँ पे, एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। और 12,000 रुपए उसको कहाँ मिल रही है, बैंक में मिल रही है, एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय। एक प्राइवेट बैंक है जहाँ पे उसको 12,000 रुपए क्या है, पर मंथ सैलरी दे रही है। तो उस चूज कौन सी करेगा, वो ऑब्वियसली बैंक की जॉब चूज करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी मिल रही है। तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी वो 8,000 रुपए रहेगी। क्यों, अगर वो ये जॉब ना होती उसके पास तो वो इसको सिलेक्ट करता, इसलिए जो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी व्यक्ति की वो 8,000 रुपए रहेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत हमारी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। इसके बाद एक आती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसमें हमारी आती है एक एक्सप्लिसिट, स्पष्ट लागतें इनको बोलते हैं, स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एक क्या होती है, निहित लागतें। इकट्ठा ही करवा देता हूँ दोनों टॉपिक को। एक क्या होती है, निहित लागतें, इनको बोलते हैं इम्प्लीसिट कॉस्ट, ठीक है। स्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जो दूसरे व्यक्तियों को की जाती है। किनको की जाती है, दूसरे व्यक्तियों को। जैसे हमने क्या किया, कच्चा माल खरीदा, एक फैक्ट्री को हमने क्या किया, उसका भुगतान कर दिया। हमने क्या किया, लेबर को हायर किया और उनको क्या दे दी, वेजेस दे दी, ठीक है। या हमने क्या किया, हमने कोई लोन लिया और उसका क्या हमने पे कर दिया, इंटरेस्ट। मतलब ऐसी लागतें जो हम क्या करते हैं, दूसरों को पे करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। और जो हमारी निहित लागतें होती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो क्या करती हैं, वो हम स्वयं को करते हैं। स्वयं मतलब खुद को। जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर, वो ये खुद को करता है। जैसे कि उसने फर्म के अंदर क्या लगाई, अपनी
कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर वो क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है खुद के लिए। उसने क्या किया, अपनी लैंड लगाई यूज के लिए फैक्ट्री में, तो उस पे वो क्या लेता है, खुद का रेंट लेता है। मतलब वे कॉस्ट या इसमें या अपना क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है, कमाता है। तो इसलिए क्या है, जो निहित लागतें वे लागतें होती हैं जो वो खुद लेता है, ठीक है, जिनकी कॉस्ट वो क्या करता है, खुद लेता है। जैसे कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट लेगा, लैंड के ऊपर वो रेंट लेगा, या उसके जो फर्म उसने खोली उसमें वो प्रॉफिट लेगा। तो निहित लागतें वे लागतें हैं जो वो एंटरप्रेन्योर खुद के ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है। और स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो हम दूसरे व्यक्तियों पर खर्च करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो कॉस्ट आती है वो आती है मौद्रिक लागत, जिसे हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। देखिए जो अब आई है जो हमारी, वो है हमारी मनी कॉस्ट, या जिसको हम बोलेंगे मौद्रिक लागत। देखिए आपको नाम से ही दिख रहा है कि मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागतें वे लागतें हैं जिनको हम मुद्रा के रूप में खर्च करते हैं, मुद्रा के रूप में खर्च करते हैं। मुद्रा के रूप में खर्च कैसे, जैसे मैंने बोला कि भाई 1000 यूनिट्स हमने कोई गुड्स बनाई, उसके लिए हमने 50,000 रुपए खर्च किए। 50,000 रुपए खर्च किसके लिए किए, कच्चा माल खरीदा या लेबर, ये जो भी हमने किया, हमने 50,000 रुपए खर्च किए किसके ऊपर, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मनी कॉस्ट कहलाएगी, हमारी मौद्रिक लागतें कहलाएंगी, ठीक है। मौद्रिक लागतें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, इसमें ही हमको पढ़ना है। पहला है टीसी टोटल कॉस्ट, दूसरी हमारी रहेगी एवरेज कॉस्ट, और तीसरी हमारी रहेगी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसको हम एक एक करके कर लेते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, और वो कितने प्रकार की होती है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये हमने चैप्टर में आगे आएंगे हर चैप्टर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम टोटल कॉस्ट, जिसको बोलते हैं हम कुल लागत, ठीक है जी। देखिए टोटल कॉस्ट क्या है, वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए हम जितना भी हम पैसा लगाते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, टोटल कॉस्ट कहलाएगी। टोटल कॉस्ट क्या कहलाएगी, जैसे मैंने आपको अभी जो मौद्रिक लागतें हैं वही हमारी टोटल कॉस्ट होती है। 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया और हमने 10,000 रुपये खर्च किए, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 10,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट है वो होती क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब टीएफसी और टीबीसी क्या होती है, टीएफसी का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टीबीसी का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जैसे कि हम बोले कि रेंट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। टीबीसी में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि लेबर को हमने क्या दी, वेजेस, ठीक है, वो हमारी क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और भी क्या है, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने क्या किया, परचेज किया, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट की अगर हम डेफिनेशन लें तो टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन बढ़ता है या प्रोडक्शन कम होता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज, ये नहीं बदलती है, ठीक है। आपकी फैक्ट्री है 6 महीने बंद रहती है, 6 महीने हमने जीरो प्रोडक्शन किया और हमने क्या कर दी, बंद कर दी, तो हमें क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। हमें उसका रेंट है जमीन का वो देना ही पड़ता है, चाहे फैक्ट्री बंद हो चाहे चालू हो। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है, जो नॉर्मल जो बिल आएगा, जैसे कि एक कई बार क्या है कि जो फैक्ट्रीज में जो होता है उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि भाई 20,000 या 50,000 रुपये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो चाहे ना करो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट के अंदर ही काउंट
होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो प्रोडक्शन के साथ बढ़ेंगी और प्रोडक्शन कम होगा तो कम हो जाएंगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हमने लेबर ज़्यादा हायर करेंगे तो ज़्यादा वेजेस देंगे, ठीक है। ऐसे ही रॉ मटेरियल ज़्यादा हमें यूनिट्स बनानी है तो ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज करेंगे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये उत्पादन के साथ क्या होती है, चेंज होगी, ठीक है। उत्पादन के साथ चेंज होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ जाएंगे, उत्पादन कम होगा तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए मैं एक बार आपको इसका डायग्राम और बनवा के दिखा देता हूँ। देखिए जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, यहाँ पे लेंगे YOX, यहाँ पे ले रहे हैं हम TC टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं आउटपुट मतलब प्रोडक्शन ले रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो DFC क्या रहती है। देखिए मैंने आपको बताया प्रोडक्शन चाहे 100 यूनिट हो, चाहे 200 यूनिट हो, चाहे 300 यूनिट हो, चाहे कितना भी हो, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड रहती हैं। तो हमारा ये डायग्राम बनेगा, ये हमारी क्या कहलाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारी बचती है जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, हमने बना दिया कि वेरिएबल कॉस्ट है ये हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है, कुल बदी लागतें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागतें, ठीक है। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे क्या है, जीरो प्रोडक्शन के ऊपर भी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो यूनिट है यहाँ तक पॉइंट A तक, ये 10,000 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रोडक्शन जीरो होता है, जब भी हमें 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 10,000 रुपये ही हमारी क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्शन हुआ बढ़ता जा रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही जो टोटल फिक्स कॉस्ट रहेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या है, 10,000 का डिफरेंस रहेगा। तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल ही बनेगा ये डायग्राम, ये हमारी क्या रहेगी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और जो ये आपका जो डिफरेंस है, ये आपका जो डिफरेंस रहेगा ये वाला, ये हमारी क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस दिखाएगा। ये 10,000 का डिफरेंस दिखा रहा है कि यहाँ से जो डिफरेंस है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच कितना डिफरेंस है, 10,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका क्या डेफिनेशन है, क्या क्या इनका रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी दूसरी आती है मेन लागत, वो आती है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट भी हमारी क्या रहती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज कॉस्ट है उसको हम कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल कॉस्ट को यदि टोटल क्वांटिटी जितनी यूनिट्स हैं उससे यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो हमारा 50,000 रुपये टोटल कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट खर्चा आया, ठीक है। तो टोटल हमने बताया कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन के क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई, 50,000, और हमने यूनिट्स कितनी बनाई, 1000। यदि इससे निकालेंगे तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट आएगी, जो औसत लागत आएगी, वो आएगी 50 रुपये। इसका मतलब कि एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो 50 रुपये। तो इससे डेफिनेशन आती है कि प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत हमारी क्या कहलाएगी, औसत लागत कहलाएगी, औसत लागत। प्रति इकाई लागत हमारी क्या है, औसत लागत कहलाती है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब AFC है उसको कैसे निकालते हैं, AFC को ऐसे निकालेंगे, जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है उसको यदि हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाती है। ऐसे ही जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसको
इसको भी हम कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन के यदि हम क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है जी। और देखिए जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ से, एक बार एवरेज जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसका डायग्राम मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। चलिए इसको एक बार इमेज ही कर देते हैं, आपको तीनों डायग्राम इनके अलग अलग बना के दिखाता हूँ कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वह क्या बनती है, यू आकार की बनती है हमेशा। एवरेज जो फिक्स कॉस्ट रहेगी, सॉरी एवरेज जो कॉस्ट रहेगी हमारी AC, ये देखिए आपके आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो किस शेप की होती है। एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमेशा यू आकार की होगी। ठीक है, मतलब क्या है, पहले घटती जाएगी, फिर एक मिनिमम पॉइंट के ऊपर आएगी और उसके बाद बढ़ना शुरू कर देती है। ये हमारी क्या होती है, एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब दूसरा जो कर्व रहेगा वो हमारा रहेगा एवरेज YOX, और यहाँ पे हमारा क्या है, आउटपुट होगा। ठीक है, यहाँ भी आउटपुट। ठीक है, यहाँ एवरेज कॉस्ट ले रहे थे, यहाँ पे लेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट देखिए, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व की तरह बनेगी। ठीक है, मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, और ये हमारी क्या कहलाएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आपको बस इनके शेप का पता होना चाहिए कि एवरेज फिक्स कॉस्ट किस तरह की बनती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगी, ABC। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी हमारी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही बनेगी, और ये क्या रहेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट X, यहाँ पे O, यहाँ पे Y। ठीक है, वैसे ही है, सबसे पहले घटना शुरू कर देगी, एक पॉइंट के ऊपर मिनिमम हो जाएगी और फिर बढ़ना दोबारा से स्टार्ट कर देगी। तो ये मैंने आपको तीनों कॉस्ट बता दी हैं जिनके डायग्राम कैसे बनेंगे। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट में जो कॉस्ट रहती है वो रहती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कौन सी रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या है, MC। इसका मैंने बताया है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, डेफिनेशन बता देता हूं आपको, अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वही क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है भाई, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक अतिरिक्त इकाई। इसका मैंने डेफिनेशन है वो यही है, TCN माइनस TCN-1। एक तो ये फॉर्मूला होता है, या हम MC को कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा TC अपॉन के डेल्टा Q। ठीक है, ये इसके फॉर्मूलाज हैं। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि एक अतिरिक्त इकाई का, मान के चलिए 50 इकाई का उत्पादन करने के लिए हमने कॉस्ट वहन की 5000। ठीक है, और हमने क्या किया, 51 इकाई का उत्पादन करने के लिए हमारी जो कॉस्ट आई वो आ गई 5100। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल कॉस्ट पहले 50,000 थी, अब 5100 होगी। जब इसको हम घटाएंगे तो 100 रुपये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी एक अतिरिक्त इकाई का। मतलब एक जो अगली इकाई का उत्पादन किया एक इकाई का, उसके लिए हमने कितनी खर्च एक्स्ट्रा की, 100 रुपये। तो 100 रुपये हमारी क्या कहलाएगी, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो यही आपका था। और मार्जिनल कॉस्ट भी है, वो भी हमारी कैसी बनता है डायग्राम, मार्जिनल कॉस्ट का भी ऐसे हमारा क्या बनाएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट रहेगी, पहले ये घटेगी, फिर एक पॉइंट के ऊपर मिनिमम हो जाएगी और फिर ये बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट होगी, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, X। ठीक है, ये इसका डायग्राम था, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसमें एक बार हम रिलेशन देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है, उन तीनों के बीच क्या रिलेशन रहेगा। एक मिनट रुकिए, आपको बता देता हूँ इसका जो रिलेशन है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए
इसके अंदर मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कि जो इनके अंदर रिलेशन है वो रिलेशन क्या रहता है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार इनका रिलेशन आपको बता देता हूँ कि जो टोटल कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, जो हमारी एवरेज कॉस्ट रहती है और एक हमारी क्या रहती है मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि जो आगे हम चैप्टर करेंगे अभी, जो हमारा मार्केट्स का चैप्टर रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर एसी कर्व और एमसी कर्व का हम यूज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एवरेज, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, वो जब घटेगी तो एसी से तेज स्पीड में, मतलब ज्यादा स्पीड में घटती है एमसी और ये एसी। मतलब एसी जो एमसी कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, वो एसी कर्व के हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, और एक दूसरी सिचुएशन क्या है, यदि ये एसी और एमसी यदि बढ़ते हैं तो एमसी क्या रहेगा, एसी से हमेशा ऊपर रहेगा अगर एमसी बढ़ेगा तो। ठीक है, अगर इसको एक डायग्राम में अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे बनेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारा क्या है, ये मैंने बना दिया, ये हमारा क्या है एसी कर्व है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो एमसी कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये इससे डाउन स्पीड से और ऊपर की तरफ, ये क्या बनेगा एमसी। मतलब जब घट रहा है तो एमसी कर्व ज्यादा स्पीड में घटेगा, और जब बढ़ेगा तो ये एसी से ज्यादा स्पीड में बढ़ेगा, ज्यादा दर से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एसी एमसी का कुछ रिलेशन था। अब देखिए एक टेबल दे रखी है, इस टेबल से देखेंगे कि जब हम प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं तो हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट 10 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है वो किससे मिली हुई है, टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट तो 0 होगी, इसका मतलब ये जो 10 है ये हमारी क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, वो मैं निकाल रही रहा, मैं आपको जस्ट आपको बता रहा हूँ कि 0 प्रोडक्शन होते हुए भी अगर कॉस्ट आ रही है तो इसका मतलब हमारी वो क्या रहेगी, फिक्स कॉस्ट रहती है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट हम क्या निकालते हैं, टोटल कॉस्ट को यदि हम प्रोडक्शन से करेंगे जब डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा एमसी हमारी नील रहेगी। अब आप निकालिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम निकालेंगे किसको, एवरेज कॉस्ट को। इससे हम किस चीज को डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 20 का 20, 28 को जब हम 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 14, 33 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या रही है 11, 36 को 4 से करेंगे कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 8, और 8 से कितना आ गया 9। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट को हम क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगी, इसमें से टोटल कॉस्ट में से प्रति इकाई, जो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आएगी। जब हम 20 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, 28 में से फिर 20 को घटाएंगे कितनी आ जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट 8। ऐसे ही इसमें से जब आप घटाओगे तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5। 36 में से 33 जाएंगे कितना आ जाएगा 3। 40 में से 36 गया कितना आ गया 4। 48 में से 40 का कितना आ गया 8। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ गया 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 72 में से जब हम 56 को घटाएंगे तो आपका आ गया 12 और 4 16। ठीक है, तो ऐसे करके इस टेबल की सहायता से हम देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे निकालेंगे। एक सीधी बात ये है कि जब टोटल कॉस्ट बढ़ रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, घटना शुरू कर देगी, और जब टोटल कॉस्ट है वो मैक्सिमम हो जाती है तो टोटल जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन था आपका जो कॉस्ट का। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला हम चैप्टर करेंगे, ठीक है, एक इसमें आता है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, रिवेन्यू का चैप्टर है। रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब होता है आगम। ठीक है, आगम का मतलब क्या है कि जब आगम को हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि टोटल रिवेन्यू है, सेम इन्हीं की तरह ही ये कंसेप्ट। टोटल रिवेन्यू को हम कैसे निकालते हैं, जितनी क्वांटिटीज हैं, मतलब हमने कितनी क्वांटिटी, मान के चलिए 1000 क्वांटिटीज का हमने प्रोडक्शन किया और एक को 100 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब टीआर हमारा कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज आ जाएगा कि हमने 1 लाख रुपए में उसको बेचा है। ठीक है, तो टीआर
ऐसे ही एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो कैसे, टीआर को जब हम क्या करते हैं क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो प्रति इकाई हमारा क्या आ जाएगा, आगम आ जाएगा। ऐसे ही एमसी आ जाए, सॉरी एमआर आ जाएगा। तो एआर, एमआर और टीआर ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू का ये चैप्टर है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बाकी इसका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जो हम आगे चैप्टर करेंगे वो करेंगे हमारा जो मार्केट का, कि मार्केट कितने प्रकार की होती है। जैसे हमारी क्या है, इसके अंदर सिर्फ दो ही दे रखी हैं, परफेक्ट कंपटीशन और एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लेकिन हम क्या करेंगे, मार्केट की जितनी भी फॉर्म होती हैं, जैसे कि इसके अलावा क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन होती है, ठीक है, और आपकी मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है, ओलिगोपोली होती है, डिओपोली होती है, ठीक है। क्योंकि इनसे कई बार क्या है आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें पेपर में, तो हम उसको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट उसके क्लियर करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इस पर कमेंट करें, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपका जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।